कोई 200 से ज्यादा टैंक आर्मीनियंस के डिस्ट्रॉय हुए थे, उसमें बड़ा रोल था इसका, क्या ये इन ड्रोन्स का, टीबी ड्रोन्स का। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए जो आपने कहा, मैंने आपको बताया कि किस परिस्थिति में ये हमला किया गया है और आगे का इसका क्या रूप होगा। इसका मतलब है सिंह साहब, आपने दो बातें की हैं। एक तो आपने ये कहा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ और पाकिस्तान बना और 11-12 लाख लोग मारे गए, और उसके बाद भारत की धरती पे जो कश्मीर का हिस्सा रहा, तो उस वक्त के सियासतदानों ने, राजनीतिक लोगों ने, और वो जो मुस्लिम लीग के लुम्पेन यहाँ रह गए थे, जो वहाँ पाकिस्तान नहीं गए, जो पाकिस्तान बनाने के एजेंडे पे जीते थे, उन सब ने मिलकर के जिस तरीके का काम किया, आपको पता है कि जो हमारा संविधान सभा थी उसमें 300 में से कोई 75 मुसलमान उसमें थे और बहुत सारे मुस्लिम लीगी भी थे। तो वो जिस तरीके की चीजें हुई, 370 आई, तो ये 370, और फिर उसके बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बनाया और फिर कहा कि मैं मामला है और विदेशी मामला है, बाद में बताऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 370 जो एक तरीके से भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी के तहत एक राज्य स्थापित हो गया था और उसका पूरा एपरेटस इस्लामिक था। 1957 में उनका एक अलग संविधान बना, उनकी विधानसभा का टर्म अलग था, उनके यहाँ सदर रियासत होता था, उनका झंडा अलग था, और पूरे देश में नागरिकता देने का कानून जो भारत की केंद्र सरकार को होता है वो एक राज्य को मिला हुआ था। तो अभी ये जो 370 ही नहीं हटी, बल्कि 370 को हो सकता है भारत के लोग समझते हो कि साहब भारत में विलय हो गया है और अब आप कश्मीर जाकर रह सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा, मैं समझता हूं कि उसका मूल्यांकन करना है या डिफाइन करना है। लेकिन 370 का हटना, 35A का हटना, और इन दोनों के हटने के बाद से वहां जिस तरीके की फोर्सेस थी, खासतौर से मुझे वो घटना याद है कि जब 1954 में या आर्टिकल 35A या उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वहां कराया गया, तो उसके अंदर ये एक ऐसे अधिकार दिए गए कि वहां आप किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं और किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो वो जो 5 से 7 लाख जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, उनको आपने अपने संविधान में जो 1957 में बना, आपने कहा कि हम जब जम्मू कश्मीर का संविधान हमारा बन गया है, लेकिन ये जो आपने 1954 में जो धारा पास की है, इसको हम अपने संविधान में लागू करने की डेट 1944 रखेंगे, क्योंकि 1944 से वेस्ट पाकिस्तान से जो ज्यादातर लोग आए थे उसमें डोगरा थे, सिख थे, हिंदू थे, तो आपने उनको नागरिकता नहीं दी। आज आप ये कह रहे हैं कि यहां जो लोकल लीडरशिप है उसकी बात तो मुझे समझ में आती है कि वो तो एक तरीके से पपेट थे, लेकिन पाकिस्तान का जो एक बहुत जबरदस्त इनडायरेक्ट जिसे कह सकते हैं, जो 370 और 35 से पाकिस्तान को जो एक कवरअप मिला हुआ था, वो पाकिस्तान के उस बौखलाहट से भी लगा जिस वक्त इसको हटाया गया। तो वो दुनिया में जगह जगह जाके ट्रांसलेशन कर करके लोगों को बता रहा था कि 370 क्या है और आर्टिकल 35 क्या है। तो उस वक्त पूरी दुनिया ने जिस तरीके से उसको एकदम इग्नोर कर दिया, और जो भारत की बढ़ती हुई ताकत और अमेरिका के ऊपर भारत का जो एक रुतबा था, उस वजह से किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और सबने कहा कि इसे इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। तो इसके हटने के बाद ये आप देखें कि ये जो कश्मीर में उसके पाले हुए जो दलाल हैं, ये जब आए यहाँ पर तो इन्होंने सोचा, क्या कहते हैं, कि फिर दिल्ली में जाएंगे और फिर दिल्ली में जाके फिर कुछ बात करेंगे, और तमाम सारी बातें हुई। और अब ये जब वापस गए हैं तो आज पाकिस्तान की संकट ये हो गया है कि ये जिनको पाल के रखा था, एक तो हुर्रियत पाली थी बहुत लंबे समय से, वो इररिलेवेंट हो चुकी, वो अब नजर भी नहीं आते, वो सब अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का मुझे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान को इन लोगों पे भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि ये तो उसके स्टूज थे, जो वो चाहता था बोलते थे, तो इन्होंने बाहर तो बोला, लौटने आने के बाद इनकी बोलती बंद हो गई। तो अब शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद खुद ही डायरेक्ट कुछ करने की कोशिश में है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि जो दुनिया की ताकतें थी, भारत विभाजन के समय उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं कि 2 हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी, और वारसा और नाटो और अमेरिका के इंटरेस्ट थे। भारत को प्रेशराइज रखने के लिए भी पाकिस्तान को कुछ लोगों ने मदद की। लेकिन जो आज पर पूरी दुनिया का माहौल बदला है, और वो किसी आइडियोलॉजी पे नहीं बढ़ता है, जरूरतों पे बदला है। आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा गणित है, और उस इकोनॉमिक्स में तो पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कटोरा लेके खड़ी रहती है। उसे चाइना से चाहिए, उसे अमेरिका से चाहिए, उसे सऊदी अरब से चाहिए। तो अब सऊदी अरब, पूरा मिडिल ईस्ट का माहौल बदल रहा है,
वहां पर जो आप देख रहे हैं सऊदी अरब जो वहाबिज्म का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, जहां से करोड़ों करोड़ों रुपया फंड किया जाता था, हिंदुस्तान की मस्जिदों को किया जाता था, मदरसों को किया जाता था, कन्वर्जन को किया जाता था। तो इस सरकार में खासतौर से मोदी के आने के बाद जो पूरी दुनिया के अंदर बदला रुख, और वहां आप बुरखा के अंदर से आप मैच देख सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं, तो इन बदलाव के कारण पाकिस्तान को जो जिसे कह सकते हैं ज़कात मिलती थी इस इस्लामिक देशों से, वो भी कम होती चली जा रही है। और इस कोविड के 2 साल के दौर में इकोनॉमी ने मिडिल ईस्ट को भी बहुत मारा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से दुनिया के लिए अब कोई उसका महत्व भी नहीं है। जैसे गुंडे का भी एक महत्व होता है ना, कि गुंडे को कुछ लोग पालते हैं, जब गुंडा खत्म होने लगता है तो फिर उसको कोई पालता नहीं है, उसको कोई प्रश्न नहीं देता। तो पाकिस्तान इस बौखलाहट में उसको लगता है कि कैसे भी रिलेवेंस बन जाए। तो मुझे लगता है कि अब वो शायद ये मान तो चुका है कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में जो माहौल बदला है, जो हालात बदले हैं, जो सरकार डिसाइसिव एक्शन ले रही है, जैसे जैसे कश्मीर से उसका रिलेवेंस खत्म होगा, पाकिस्तान के वजूद पे पाकिस्तान के अंदर सवाल उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो 70 सालों में कश्मीर को शराय रख बताया कि भाई ये तो हमारे गले की नस है, इसको तो हम अलग ही नहीं कर सकते। तो अब कश्मीर की वो नस भी कट गई, और जो कश्मीर में लोग थे डॉक्टर, वो भी खत्म हो गए। तो पाकिस्तान के क्या अपने वजूद या अपने एग्जिस्टेंस पे भी मामला हो रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी अलग थलग है, इकोनॉमी भी अलग थलग है, किसी को उसकी चिंता भी नहीं है। नवी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत ने अपनी रणनीति के तहत चाहे चाइना से कितना भी टेंशन रहा हो, लेकिन सामने हमारा इस तरीके का मामला पहले भी होता रहा है। तो क्या आप लगते हैं कि आज पाकिस्तान एक डेंजरस स्टेट तो नहीं बनते जा रहा है, कि जो जिसे कहते हैं कि वो आत्महत्या करने पे शायद उतारू हो गया है, या सेल्फ इमोलेशन करने पे हो गया है, क्योंकि शायद अब उसने जो इतना समय से जो पाला, जो 22-25 करोड़ लोगों को वहां रखा, उनको तरह तरह का इस्लाम के बारे में उसने थ्योरियां देना शुरू की। अब जहां से इस्लाम पैदा हुआ 1400 साल पहले, वहीं पे मामला गड़बड़ हो चुका है। तो कश्मीर में क्या 2 बच्चियों का, जिस तरीके से सिख बच्चियों का जिहादी मुसलमानों ने अपहरण किया और उनका धर्म प्रदर्शन कराया, और उन लोगों ने जिन्होंने अपहरण किया, उन्होंने 14 साल पुरानी परंपरा, जिसमें 7 साल की बेटी और 50-55 साल का बुढ़ा शादी करता है, उसी टाइप की परंपरा के तहत इन बच्चियों से जो 17-17 साल की थी, उनसे 55-55 साल के बुढ़ों की जबरदस्ती शादी कराई गई। तो ये ऐसा लगता है कि ये एक डेस्परेशन का मूव है कि किसी भी तरीके से कश्मीर को लाइमलाइट में लाओ, और शायद वो अब हो नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देखा आतंकवादी हमला हुआ। तो आप क्या ये मानते हैं कि जो अब चुनाव की तैयारी हो रही है, और इस चुनाव में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो 2011 का जो फर्ज और फ्रॉड किस्म का डिलिमिटेशन हुआ था, ये फारूक अब्दुल्ला ने जो करवाया था, कि जिसमें जनसंख्या कश्मीर की कम थी उसे ज्यादा दिखाया गया, और जम्मू की जो बड़ी थी, ज्यादा थी, उसे कम दिखाया गया। तो आपने कोशिश की कि यहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखाओ और जम्मू में हिंदुओं की संख्या कम दिखाओ, तो सीटों के बंटवारे में जो एपरेटस है, जो सियासी एपरेटस है सत्ता का, वो जिहादियों के हाथ में रहे। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो 5 लाख हिंदू जो वहां वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको नागरिकता मिल गई है, क्योंकि अब उनको अलग से नागरिकता नहीं लेनी है। 2-2.5 लाख वहां दलित हैं, उनको भी नागरिकता एक अलग से मिल गई है, अब उनको भी अलग से नागरिकता नहीं लेनी है, अब वो भी वोटर हो गए हैं। अब शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो भी उन पे लागू हो गया है। तो ये जो यकायक 5-7 लाख पॉपुलेशन बढ़ी है, इससे भी उनको लगता है कि चुनाव के अंदर नतीजे बदल सकते हैं, और चुनाव में अगर वैली का जो छोटा सा जगह है, उस वैली का अगर बहुमत नहीं हुआ, तो सत्ता में जो चीफ मिनिस्टर का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो ये चीजें शायद धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है। इसलिए पाकिस्तान के पाले हुए जितने भी ये नाजायज दलाल थे, इनकी रिलेवेंस खत्म हो रही है, और पाकिस्तान खुद ही डायरेक्ट तरीके से कोई एक्शन करने के मूड में है। क्या आपको लगता है सर? आपने सवालों का बौछार कर दिया, लेकिन नहीं, आप उसको समग्रता में मैंने कह दिया, आप उसको आराम से जवाब दे दें सर। नहीं, मतलब मैं एक एक करके फिर भी मैं इसको एड्रेस करता हूँ। पहली बात कि आपने सही कहा कि ये जो पाकिस्तान के पाले हुए लोग थे, यकीनन ये पाकिस्तान परस्त नहीं थे, पाकिस्तान के पाले हुए लोग थे, हैं अभी भी। जब मोदी साहब ने ये राउंड टेबल बुलाया, तो मैंने कहा कि ये तो उसी प्रकार वही बात हो गई ना, कि आप जिन्ना को राउंड टेबल पे बैठा के पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के हित के बारे में आप बात कर रहे हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के, जिन लोगों ने कभी हित के बारे में सोचा ही नहीं, उनको आप राउंड टेबल पर बैठा के, गोल मेज पे बैठा के बात कर रहे हो।
तो ये क्या जिन्ना से बात करने के तरह नहीं हुआ ये? करेक्ट करेक्ट। अगर ये लोग में, और ये देशभक्ति तो बहुत बड़ा शब्द है, अगर इन लोग में थोड़ी भी नमक हलाली होती तो आज घाटी का ऐसा जिहादीकरण नहीं हुआ होता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कही इकोनॉमी की बात, तो आर्थिक इकोनॉमी, अभी बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। बाजवा साहब, ये मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं। जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब जियो पॉलिटिक्स का दौर चला गया है, अब जियो पॉलिटिक्स का से भी बड़ा एक एक इम्पेरेटिव है, वो है जियो इकोनॉमिक्स। कुछ हमारे हिंदुस्तान में भाई लोग बहुत खुश हुए ये सुन के कि देखो पाकिस्तान ने असलियत को पहचाना, अब अपना रवैया बदल रहा है। लेकिन मुझे मालूम था कि ये सब वक्त को खरीदने का एक तरीका है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइंग टाइम। क्योंकि 370 के बाद के एब्रोगेशन के बाद उनको री स्ट्रेटेजाइज करना है, और री स्ट्रेटेजाइज करने में वक्त लगता है। तो उन्होंने वक्तव्य दिया, वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक घोषणा की कि अब भारत से हम कपास और हम चीनी हम इंपोर्ट करेंगे। उसके कुछ दिन के बाद इमरान खान आए। इतना बड़ा जिहादी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है साहब पाकिस्तान में। ये जो ऑक्सफोर्ड का ये अंग्रेजी बोलने वाला, उस समय ज्यादा अंग्रेजी बोलता था, लेकिन इससे बड़ा जिहादी प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक दुनिया में कोई नहीं हुआ है। उसने उसको खारिज किया। उसने कहा कि ट्रेड ट्रेड एंड खून से खून से व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन उस जिहादी प्राइम मिनिस्टर को कोई ये तो बताए कि कौन किसका खून बहा रहा है। भाई, आप अपने लोगों को भेजते हैं कश्मीर के अंदर, अपने लोगों को ही नहीं भेजते हैं, आप उज़्बेक को भेजते हैं, चेचन्स को भेजते हैं, पठान्स को भेजते हैं। अब तुर्की के लोगों को भी ये भेजना शुरू कर दिया है इन्होंने अंदर। इसलिए कश्मीरियों की जान ले लो। आज जो आपने उदाहरण दिया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, कल क्या हुआ? कल आपको मालूम है एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसकी पत्नी को मारा गया, उसके बच्चे को मारा गया। 21 तारीख को 3 लोग मारे गए, जिसमें जिनका वो लीडर था अब्दुल्ला, उसका नाम था, नहीं वो लीडर नहीं, एक उसमें शख्स पाकिस्तानी था, उसका नाम था अब्दुल्ला। तो उसको किस लिए मारा? हिंदुस्तान की सुरक्षा बलों ने इसलिए मारा ताकि कश्मीर में रहने वाले लोग इन दरिंदों से सुरक्षित रहें, महफूज रहें।